हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है साजी ट्यूशन की एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 2 के, जिसका नाम है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ चुके थे? फ्लावर की स्ट्रक्चर देख चुके थे और स्टेमन की स्ट्रक्चर देख चुके थे कि स्टेमन दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ था, किस किस से? एंथर से और फिलामेंट से। उसमें फिर हमने एंथर की क्या करी थी, स्ट्रक्चर देखी थी, जिसमें हमें पता चला एंथर जो है वो टेट्रास्पोरेंजिएट होता है, बाइलोब्ड होता है, डाइथिकस होता है, और जो थीका है वो क्या करते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम को कंटेन करते हैं। फिर हमने माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में पढ़ा था कि माइक्रोस्पोरेंजियम स्पोरोजीनियस टिश्यू को कंटेन करते हैं, इसीलिए हम एंथर को टेट्रास्पोरेंजिएट भी कहते हैं। ठीक है। और फिर हमने क्या करा था? माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर देखी थी। और आज की वीडियो में हम देखेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बेसिकली क्या है? माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम अ पोलन मदर सेल थ्रू म्योसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो जो माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन का प्रोसेस है पोलन मदर सेल्स के द्वारा, वो हमारा क्या कहलाता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब यहाँ पे क्या होता है? म्योसिस होती है। तो म्योसिस में क्या होता है कि एक, ये मान लीजिए हमारी क्या है, पीएमसी यानी पोलन मदर सेल, जो कहाँ पे फॉर्म होती है? स्पोरोजीनियस टिश्यू। क्या स्पोरोजीनियस टिश्यू जो होते हैं हमारे, बेसिकली वो स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं। उन्हीं में से कोई एक सेल क्या करती है? म्योसिस करती है और माइक्रोस्पोर को बनाती है। ठीक है। तो इस तरीके से पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। अब क्योंकि एक एंथर में कई सारे स्पोरोजीनियस सेल मौजूद है, इसीलिए एक एंथर में कई सारे पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। तो एक यहाँ पे मैं सेल का एग्जांपल लेके बताता हूँ कि एक सेल है जिसे हमने क्या कहा? पीएमसी यानी पोलन ग्रेन मदर सेल। इसमें क्या होती है? म्योसिस होती है। ठीक है, म्योसिस हुई और यहाँ पे आगे हमारी 4 सेल या फिर 4 माइक्रोस्पोर बन जाते हैं। अब क्या होता है? ये चारों माइक्रोस्पोर जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, या हम कहें क्लस्टर्ड में होते हैं। इसीलिए ये जो स्ट्रक्चर हमारी बनती है इसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या कहते हैं? माइक्रो स्पोर टेट्राड। ठीक है, देखिए जैसे मैंने यहाँ लिखा है माइक्रोस्पोर फॉर्म्ड आर अरेंज्ड इन अ क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स नोन एज माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर अटैच टू ईच अदर बाय एन इंटरनल लेयर ऑफ कैलोस। अब देखिए जैसे ही मैंने बताया कि ये चारों एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, तो इन्हें जोड़ने का काम जो करता है वो हमारी होती है कैलोस लेयर। ठीक है। अब ये कैलोज लेयर ब्रेकडाउन कैसे होती है? बेसिकली जो टेप्टम होता है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के साथ साथ एक काम और करता है, वो कैलेज एंजाइम को रिलीज करता है। और कैलेज एंजाइम क्या करता है? ये जो वॉल, जो हमारी लेयर होती है जो इन चारों टेट्राड को एक दूसरे से जोड़ती है, उसे डाइजेस्ट कर लेता है और उसे ब्रेक डाउन कर देता है। एंजाइम सीक्रेट बाय टेप्टम नोन एज कैलेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ कैलोजोल। तो जैसे मैंने आपको बताया कि टेप्टम क्या करती है? कैलेज एंजाइम को रिलीज करता है, जो क्या करता है? कैलोजोल को डिग्रेड कर देता है। अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर इन टेट्राड इज। अब देखिए जो अरेंजमेंट होती है माइक्रोस्पोर की किसी भी टेट्राड में, वो 5 तरीके की होती है। कौन कौन सी? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में अगर आप यहाँ देख रहे हो तो 3 दिखते हैं। क्यों? क्योंकि एक 3D में होती है। जैसे आपने अगर केमिस्ट्री में पढ़ा हो तो एक कार्बन यहाँ होता है, एक ऊपर होता है, एक यहाँ होता है, एक यहाँ, तो ये 4 होते हैं। और ये 3D क्या होता है? एक डायग्राम होता है। ठीक है। तो एक इसकी जो सेल है वो इसके पीछे है, तो ये टेट्रा हो गया। फिर हमारा आता है आइसोबाइलेक्ट्रल। ठीक है। उसके बाद हमारा एक आता है डेकासेट। फिर हमारा आता है लीनियर। लीनियर में मीन्स एक लाइन से चारों मौजूद होते हैं। और फिर हमारा आता है टी शेप्ड। टी शेप्ड को आप देखेंगे, अगर इन दोनों को जोड़े और इन्हें जोड़े तो ये टी शेप्ड हो गया। ठीक है। इन एरिस्ट्रोलोकिया आइगन्स ऑल टाइप ऑफ टेट्राड रिकॉर्डेड। तो एक फ्लावर है जिसका नाम है एरिस्ट्रोलोकिया आइगन्स। इनमें हर तरीके के टेट्राड देखे जाते हैं। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पॉलीस्पोरी क्या होता है? ओशंस ऑफ मोर देन 4 स्पोर इन अ टेट्राड। एक टेट्राड में 4 से ज्यादा स्पोर अगर पाए जाते हैं तो उस कंडीशन को हम कहते हैं पॉलीस्पोरी। कसकटा हैव 11 माइक्रोस्पोर इन टेट्राड। अगर हम बात करें कसकटा फ्लावर की तो उसके टेट्राड में 11 माइक्रोस्पोर होते हैं। ठीक है। फुल्ली डेवलप्ड माइक्रोस्पोर आर नोन एज पोलन ग्रेन। और जो फुली डेवलप्ड हमारे माइक्रोस्पोर होते हैं उन्हें हम कहते हैं पोलन ग्रेन्स।
अब देखिए, जैसे हमने पढ़ा कि जो माइक्रोस्पोर है उनकी जो मैच्योर फॉर्म है उसे हम कहते हैं पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर को हम पढ़ते हैं। कॉमनली ग्लोबुलर इन आउटलाइन विद डायमीटर 25 to 50 यूमीटर। तो ये ग्लोबुलर होते हैं आउटलाइन में और इनका डायमीटर 25 से 50 यूमीटर होता है, ठीक है। प्रोटोप्लास्ट इन यूनिन्यूक्लिएट इन द बिगिनिंग बट एट द टाइम ऑफ लिबरेशन इट बिकम 2-3 सेल्ड। अब देखिए, जो पोलन ग्रेन का प्रोटोप्लास्ट होता है वो यूनिन्यूक्लिएट होता है, मीन्स सिंगल सेल का होता है। लेकिन बिगिनिंग में क्या होता है, सिंगल सेल होता है। लेकिन लिबरेशन के टाइम पे यानी पॉलिनेशन जब होता है इसका, तो ये क्या होता है, 2 या फिर 3 सेल का होता है, ठीक है। वॉल और कवरिंग ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड स्पोरोडम। और जो कवरिंग है या फिर जो वॉल है पोलन ग्रेन की, उसे हम कहते हैं स्पोरोडम। इट हैज़ 2 लेयर, इसकी 2 लेयर होती हैं, आउटर एक्साइन एंड इनर इंटाइन। आउटर लेयर एक्साइन, इनर लेयर इंटाइन। इंटाइन मेड अप ऑफ पेक्टोसेलुलोज। इंटाइन जो है बनी हुई होती है पेक्टोसेलुलोज की, ठीक है। एक्साइन इज मेड अप ऑफ हाईली रेजिस्टेंट सब्सटेंस कॉल्ड स्पोरोपोलिन। एक्साइन जो है एक हाईली रेजिस्टेंट सब्सटेंस की बनी होती है जिसे हम कहते हैं स्पोरोपोलिन। नॉट डिग्रेड बाय एंजाइम एंड डज नॉट अफेक्ट बाय हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एल्कली। अब देखिए, स्पोरोपोलिन जो है इतना रेजिस्टेंट सब्सटेंस है कि उसे ना तो कोई एंजाइम डिग्रेड कर सकता है, ना ही उस पर किसी टेम्परेचर का फर्क पड़ता है, ना ही उसे स्ट्रॉन्ग एसिड डिग्रेड कर सकता है, ना ही कोई एल्कलाइन मीडियम, ठीक है। बिकॉज ऑफ स्पोरोपोलिन पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व एज माइक्रोफोजिल्स। और स्पोरोपोलिन की वजह से पोलन ग्रेन को हम वेल प्रिजर्व माइक्रोफोजिल्स मानते हैं। द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ मैच्योर पोलन ग्रेन इज कॉल्ड पैलिनोलॉजी। तो जो स्टडी है पोलन ग्रेन की, मीन्स जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की स्ट्रक्चर होती है उसकी स्टडी को पोलन ग्रेन्स की हम क्या कहते हैं, पैलिनोलॉजी। In insect pollinated pollen grain, the axine is covered by a yellowish, viscous, sticky and oily layer called pollen kit. अब देखिए, जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं उनमें जो पोलन ग्रेन है, उन जो पोलन ग्रेन की एक्साइन लेयर होती है वो उनके ऊपर एक येलोइश यानी येलो कलर का विस्कस स्टिकी मीन्स चिपकने वाला ऑयली लेयर होता है जिसे हम कहते हैं पोलन किट। मेड अप ऑफ लिपिड एंड कैरोटिनोइड्स, ये लिपिड्स और कैरोटिनोइड्स का बना हुआ होता है। प्लेस वेयर एक्साइन इज absent इज कॉल्ड जर्मपोर। वो जगह जहाँ पे एक्साइन absent होगी उसे हम कहते हैं जर्मपोर। अब देखिए, एनसीईआरटी में कई बार या फिर बोर्ड एग्जाम में कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कहता है राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन इंटाइन एंड एक्साइन। तो इंटाइन एंड एक्साइन के बीच में आपको डिफरेंस करना है, तो आप कैसे करेंगे, एक तरफ लिखेंगे इंटाइन, ठीक है, और एक तरफ लिखेंगे एक्साइन। इंटाइन कैसी होती है, इनर लेयर होती है, आप लिख देंगे, ठीक है। एक्साइन क्या होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है। इंटाइन क्या होती है, कंटिन्यूस होती है। एक्साइन क्या होती है, डिसकंटिन्यूस होती है क्योंकि एक जगह पे एब्सेंट होती है, ठीक है। और इंटाइन क्या होती है, मेड अप ऑफ पेक्टोसेलुलोज। इंटाइन जो है मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, ठीक है। तो ये सारी बातें आप वहाँ बता देंगे। उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। मीन्स जो पोलन ग्रेन है वो कैसे मेल गैमेटोफाइट को बनाता है। पोलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट एंड रिप्रेजेंट इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट। तो जो पोलन ग्रेन है या फिर जो माइक्रोस्पोर है, ठीक है, वो पहली मेल गैमेट की पहली सेल होती है, ठीक है, या फिर हम कहीं ये रिप्रेजेंट करती है इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट को, मीन्स मेल गैमेटोफाइट जो मैच्योर नहीं हुआ। यंग पोलन ग्रेन है सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस एम्बेडेड इन साइटोप्लाज्म। और जो यंग पोलन ग्रेन होता है उनके सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है जो साइटोप्लाज्म में धसा हुआ होता है। पोलन ग्रेन ग्रो इन साइज विद इनफ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट, वैक्यूल डेवलप एंड ब्रिंग रैपिड ग्रोथ ऑफ पोलन ग्रेन। अब क्या होता है, जब पोलन ग्रेन धीरे धीरे साइज में बढ़ता है, मीन्स वो फैलता है, तो न्यूट्रिशन भी एक जगह से दूसरी जगह फैलता है, मीन्स साइटोप्लाज्म में वो भी फैलता है, जिसकी वजह से वैक्यूल्स का डेवलपमेंट होता है और ये क्या करते हैं, पोलन ग्रेन में और रैपिड ग्रोथ करवाते हैं। वैक्यूल पुश द पोलन ग्रेन न्यूक्लियस टू वन साइड नियर द वॉल। द प्रोटोप्लास्ट डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म अनइक्वल सेल। अब क्या होता है, जो वैक्यूल होता है वो
पोलन ग्रेन के न्यूक्लियस को एक साइड में ढकेलता है, ठीक है, और वहाँ पे ये होने के बाद जो प्रोटोप्लास्ट है वो डिवाइड करता है माइटोटिकली और दो अनइक्वल सेल बनाता है, जिसमें स्मॉल जो हमारी सेल होती है उसे हम कहते हैं जनरेटिव सेल, और जो हमारी लार्ज सेल होती है उसे हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल। अब देखिए ये डिवीजन होने के बाद क्या होता है, मीन्स जनरेटिव सेल एंड वेजिटेटिव सेल बनने के बाद क्या होता है कि जो कैलोज लेयर है वो दोबारा से डेवलप होती है जनरेटिव सेल के अराउंड, जो क्या करती है, जो हमारी जनरेटिव सेल होती है उसे अलग करती है पोलन ग्रेन की वॉल से, ठीक है। ए लेयर ऑफ कैलोज डेवलप अराउंड द जनरेटिव सेल, लेटर ऑन कैलोज डिसॉल्व एंड जनरेटिव सेल लाई फ्रीली इन साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। और बाद में क्या होता है, जो कैलोज है वो डिसॉल्व हो जाती है यानी डीजनरेट हो जाती है, और जो जनरेटिव सेल है वो फ्रीली लाई करती है वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में। Vegetative cell has a vacuolate cytoplasm which is rich in food reserve. Nucleus become large and irregular. अब देखिए जो वेजिटेटिव सेल है उसके पास वैक्यूलेट साइटोप्लाज्म होता है और ये रिच होता है फूड में, मीन्स इसके पास जो न्यूट्रिशन है वो बहुत ज़्यादा होता है, और जो न्यूक्लियस होता है वेजिटेटिव सेल का वो लार्ज होता है और इरेगुलर होता है, ठीक है, मीन्स सर्कुलर नहीं होता। जनरेटिव सेल इज स्पिंडल शेप्ड विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस, और जो जनरेटिव सेल है वो स्पिंडल शेप्ड हो जाती है, ठीक है, और इसमें एक डेंस साइटोप्लाज्म और एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सो अब हम देखते हैं फॉर्मेशन इसकी, ठीक है, डायग्राम के थ्रू। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या करा, एक पोलन ग्रेन बनाया, ठीक है, न्यूक्लियस रिप्रेजेंट करा, एक्साइन इंटाइन रिप्रेजेंट करी। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, वैक्यूल्स क्रिएट हुए, ये साइज में ग्रो कर गई, और जो न्यूक्लियस है वो एक साइड में क्या हुआ, पुश कर दिया गया। उसके बाद जो प्रोटोप्लास्ट है उसमें डिवीजन हुई, हमारी दो सेल बनी, एक वेजिटेटिव सेल एक जनरेटिव सेल, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जनरेटिव सेल के अराउंड हमारी कैलोज वॉल आ गई, ठीक है। अब क्या हुआ, कैलोज वॉल डिसॉल्व हुई या फिर हम कहें डिजेनरेट हुई, जिसकी वजह से जो हमारी जनरेटिव सेल है वो फ्रीली मूव कर रही है वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में, मीन्स ये जो हमारी इस टाइम पे पूरी सेल है ये हमारी क्या है, जनरेटिव सेल, ठीक है, और ये हमारी क्या है, वेजिटेटिव सेल, और ये हमारी क्या है, जनरेटिव सेल, जो कैसी है, स्पिंडल शेप, ठीक। एट द टाइम ऑफ पॉलिनेशन द पोलन ग्रेन इज आइदर टू सेल वेजिटेटिव प्लस जनरेटिव फाउंड इन 60% ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, और 3 सेल वेजिटेटिव सेल प्लस 2 मेल गैमेटोफाइट फॉर्म्ड बाय माइटोटिक डिवीजन ऑफ जनरेटिव सेल। अब देखिए क्या होता है, जैसे हमने शुरू में पढ़ा था कि पॉलिनेशन के टाइम पे पोलन ग्रेन हो सकता है 2 सेल हो या फिर 3 सेल हो। तो क्या होता है कि देखिए वही चीज मैंने यहाँ पे दोबारा लिखी है कि द पोलन ग्रेन इज आइदर 2 सेल, मीन्स 2 सेल का हो सकता है, जिसमें हमारी 2 सेल कौन सी होंगी, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, जैसा कि 60% ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में देखा जाता है, ठीक है। 60% ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में जब पॉलिनेशन होता है तो उनका जो पोलन ग्रेन होता है वो ज़्यादातर 2 सेल होता है, ठीक है। या फिर बाकी के जो बचे हुए 40% प्लांट्स हैं उनमें 3 सेल। 3 सेल क्यों, एक हमारी वेजिटेटिव सेल और 2 हमारे मेल गैमेट्स जो बनते हैं जनरेटिव सेल के माइटोटिक डिवीजन से, ठीक है। कैसे बनते हैं, जनरेटिव सेल के माइटोटिक डिवीजन से। ये डिवीजन जो है हमारी बेसिकली हर पोलन ग्रेन में होती है, लेकिन क्या होता है कि 2 सेल्ड स्टेज में पॉलिनेशन के बाद जनरेटिव सेल डिवाइड करती है, और 3 सेल्ड स्टेज में पॉलिनेशन से पहले ये डिवाइड कर जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि 60% फ्लावरिंग प्लांट्स में जो पोलन ग्रेन है वो 2 सेल्ड में ही पॉलिनेशन होता है उसका, और पॉलिनेशन के बाद उसकी जनरेटिव सेल डिवाइड करती है, ठीक है। लेकिन बाकी के बचे हुए 40% प्लांट्स में जो जनरेटिव सेल है वो पहले ही डिवाइड कर जाती है और 3 सेल्ड पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करती है, जिसका पॉलिनेशन होता है, ठीक है। उसके बाद हम कुछ टर्म्स पढ़ते हैं, जैसे पोलन वायबिलिटी, पोलन एनर्जी। तो सबसे पहले पोलन एनर्जी क्या, पोलन वायबिलिटी क्या होती है, पीरियड फॉर विच पोलन ग्रेन रिटेन द एबिलिटी टू जर्मिनेट, वो पीरियड जिसके दौरान एक पोलन ग्रेन जो है अपने जर्मिनेट करने की एबिलिटी को रिटेन कर सकता है, ठीक है, या हम कहें वो जर्मिनेट कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए राइस एंड वेट में ये जो टाइम होता है ये होता है 30 मिनट्स का। उसके बाद हम बात करते हैं पोलन बैंक। पोलन ग्रेन आर स्टोर्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन एट -196 डिग्री सेल्सियस।
लेटर यूज इन प्लांट ब्रीडिंग। तो देखिए कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके पोलन ग्रेन्स को हम लिक्विड नाइट्रोजन में एट अ टेम्परेचर ऑफ -190 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करते हैं ताकि उनकी जो पोलन वायबिलिटी है वो बनी रहे, ठीक है, और उन्हें बाद में हम यूज करते हैं प्लांट ब्रीडिंग्स में। उसके बाद हम बात करते हैं पोलन एनर्जी की। पोलन ग्रेन आर प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर, दे फ्लोट इन एयर एंड एंटर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। पोलन ग्रेन्स लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं और ये एयर में ही फ्रीली मूव करते हैं या फ्लोट करते हैं, और जब हम सांस लेते हैं तो ये हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर कर जाते हैं। सम इंडिविजुअल डेवलप एलर्जी टू देम, एग्जाम्पल कैरेट ग्रास। और कुछ इंडिविजुअल्स में इससे एलर्जी हो जाती है, जैसे उन्हें खांसी आने लगती है या फिर उनका सर दर्द करने लगता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल की बात करूं तो कैरेट ग्रास के पोलन ग्रेन्स ऐसा शो करते हैं। उसके बाद हमारी लास्ट टर्म आती है पोलन प्रोडक्ट्स। पोलन ग्रेन स्पेशली द वन कलेक्टेड बाय बीज एंड बिंग यूज फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पस लाइक कॉस्मेटिक्स एंड फूड सप्लीमेंट्स। तो जो पोलन ग्रेन्स है ज़्यादातर वो जो बी से कलेक्ट होती हैं उन्हें ह्यूमन द्वारा यूज़ करा जाता है एज अ कॉस्मेटिक्स, मीन्स कॉस्मेटिक बनाने में या फिर फूड सप्लीमेंट्स के फॉर्मेशन में। टेकन एज टैबलेट और सिरप टू इम्प्रूव हेल्थ, और इसे टैबलेट्स और एज अ सिरप लिया जाता है कई, ताकि वो अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सके। जैसे आपने देखा हो कि कई सारे एथलीट्स इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में। सो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में, जो हमारा क्या है, पिस्टिल, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।